नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे परीक्षा के दौर में विद्यार्थियों पर बढ़ते तनाव को लेकर के। आज कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के दौर में अभिभावकों की अपने बच्चों से काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अभिभावकों में बढ़ते दबाव और परीक्षा के इस दौर में बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। अक्सर बढ़ते तनाव के कारण बच्चे कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। परीक्षा के इस दौर में बच्चे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी इसमें रह सकती है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल मलिक जी, ज्येष्ठ जिला बाल कल्याण अधिकारी। अनिल मलिक जी से आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार नरेंद्र जी। सर आज जैसा कि परीक्षा का दौर अभी शुरू होने वाला है, बच्चों पर परीक्षा को लेकर के काफ़ी दबाव रहता है, पेरेंट्स का भी दबाव रहता है। अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के पास हो, तो इससे बच्चों पर लगातार दबाव बढ़ता चला जाता है। बच्चे की अक्षमता को अभिभावक नहीं पहचान पाते, तो उस दौर से बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? नरेंद्र जी, मैं तो सबसे पहले आपको एक जागरूकता भरे कदम के लिए बधाई देता हूं कि आज हमसे आपने एक नई शुरुआत की है, और बधाई इस बात के लिए भी है कि आपके माध्यम से दूर दराज के इलाके में बैठे लोगों को, उन बच्चों को जो विद्यार्थी जीवन में इस वक्त हैं, उनको विशेष लाभ शायद हो सकता है। सवाल बहुत अहम है और परीक्षा की घड़ी नज़दीक है। कक्षीय शिक्षा की तुलना ऑनलाइन से नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक मानसिक दबाव है। बच्चों को द्वंद रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे या ऑनलाइन होंगे। हकीकत ये है कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, असेसमेंट का एनालिसिस हो और उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र जी, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक पिता की भूमिका में, एक अधिकारी की भूमिका में, एक दोस्त की भूमिका में, मैं सब बच्चों को एक आग्रह करता हूं कि बेटा, तनाव नहीं लेना है। तनाव जब आपको परीक्षा का होता है तो आप सिर्फ एक बार अपने आप से बात कीजिए कि आपने अगर तैयारी की है, कहां कमी है, उसको सुधार लें, अभी वक्त है। दूसरा, अगर आपने समय रहते हुए तैयारी की ही नहीं तो अब भी देर नहीं हुई है। आपके पास करीब करीब बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 45 से 60 दिन का समय आपके पास बाकी है। इस अवधि में आप कुछ नई तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर रिवाइज कीजिए। प्रेशर कम होगा। मानसिक दबाव आपका स्वाभाविक रूप से दो तरह से बढ़ता है। एक तो आपकी तैयारी नहीं है, एक आप बहुत अच्छी तैयारी कर ली है लेकिन भूल रहे हैं। वो एकाग्रता का मामला है। उसमें आपका वातावरण वर्तमान में कैसा है, आपकी पढ़ाई में रुचि है या नहीं है, ये देखना है। लेकिन आपने जितना सीख लिया है, अपने आप पे भरोसा जताएं और पल भर के लिए ये बात भूल जाएं कि आपके एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट कैसे आएगा। यू जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स। आप जितनी आप में काबिलियत है, जितनी अक्षमता है, उसके अनुसार आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और परीक्षा में अपीयर हो जाएं। उसके बाद आप सकारात्मक सोच से बढ़िया तैयारी के साथ जब एग्जामिनेशन देंगे तो रिजल्ट भी आपको निसंदेह बेहतर मिलेंगे। मतलब रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, बच्चे को परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इस तैयारी के लिए कितने घंटे बच्चा पढ़ाई करके तैयारी कर सकता है, किस शेड्यूल से वो पढ़ाई करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको याददाश्त रह सके? ये बहुत कुछ निर्भर करता है बच्चे की अपनी अक्षमता और रुचि के ऊपर। जो बच्चे पढ़ाई के प्रति बहुत रुचिकर, मतलब उनका इंटरेस्ट ही पढ़ना है, उन बच्चों के लिए 12-12, 10-10 घंटे पढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चे समझते हैं कि भाई एग्जाम आ गए हैं, पास तो होना ही है और थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदारी से वो 4 से 6 घंटे का अपना बेहतर प्लान कर लें। अब एकाग्रता का अभाव होता है। बच्चे एक बार टिक के मतलब बैठ गए हैं और निरंतर कितनी देर पढ़ें, हमारा बहुत कम समय तक एकाग्रता बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि 40 से 45 मिनट की समय अवधि एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेवल की है। अगर एक बच्चा 20 मिनट 30 मिनट भी एकाग्रता के साथ पढ़ता है तो एक ब्रेक ले ले 10 से 15 मिनट का, पुनः से फिर सिटिंग करे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले ले। इस तरह से वो एक 10 से 15 ब्रेक का सिस्टम बना के 4 घंटे 5 घंटे निरंतर अगर ध्यान लगा के पढ़ेगा तो वो ठीक ठाक नंबरों से पास भी हो जाएगा। और परिणाम की चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा ने भी कहा है, गीता की फिलॉसफी भी कहती है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर हम इस वक्त ये सोचेंगे कि हम 90% नहीं ले सकते हैं, हम 80% नहीं ले सकते हैं, फायदा क्या है, तो उससे हताशा, निराशा आएगी और मानसिक दबाव बढ़ेगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने विषयों पर ध्यान दें और एकाग्रता जितना आपके लिए संभव हो
उनको फेजेस में बांट ले, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले, एकाग्रता के साथ आप निरंतर पढ़ाई करें, अपने आप को रिलैक्स फील कराएं, आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। मेंटल एक्सरसाइज मतलब है कि आपकी विचार शक्ति एक सकारात्मक और आशावादी नजरिया होना चाहिए, अच्छा लिटरेचर आप पढ़ें, और मेंटल के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज, आप रनिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और अच्छा हेल्दी डाइट आप लें, तला हुआ जंक फूड ना लें। तो सर एक विषय आता है यहाँ भी कि रात को देर रात तक बच्चे पढ़े या सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे कि सुबह के समय पढ़ने में ज़्यादा याद रहता है, तो ये इसको एक बार थोड़ा क्लियर करें विद्यार्थियों के लिए। ये भी अपने आप में एक विज्ञान की बात है, और ये जितने भी आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से अगर आप बात करते हैं, हमारे गुरुजनों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की, हमेशा ये एडवाइस करते थे कि सुबह जल्दी उठो। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठो, आपको 3 बजे अगर तकलीफ है उठने में, 4 बजे तकलीफ है, आप 5 बजे उठो, आप 6 बजे उठो। आप जिस वक्त भी उठते हो एक टाइम टेबल बना लो। मानो कि आप 5 बजे उठे हो, एक तो जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, तो आपको ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है, बॉडी में एक एनर्जी होती है क्योंकि रात को आपने नींद पूरी ली है। उस ऊर्जा के साथ आप पढ़ते हो। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, आप सूर्य की किरणों में विटामिन डी ग्रहण करो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लाइट एक्सरसाइज करो, फिर एक सिटिंग दो मॉर्निंग में। उसके बाद आप नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके जैसे दोबारा से फिर आप एक बार फ्रेश महसूस करेंगे। और मैं कहता हूं कि करीब आधा घंटा आप दिन में नींद जरूर लें, ताकि अपने आप को बॉडी रिचार्ज कर सके। और रात को आप सोशल मीडिया का तो कभी भी उपयोग ना करें, मेरी एडवाइस है। रात को अपने से बहुत दूर आप मोबाइल को रखें, और इलेक्ट्रॉनिक टूल से आप जितना बचेंगे, ब्लू लाइट से बचेंगे, यानी कि स्क्रीन जब आप देखते हैं टेलीविजन की या मोबाइल की, तो सोने से कम 1 घंटा पहले अपने से दूर कर दें, और थोड़ा जल्दी सोने की आदत डाल लें। अगर वो 6 से 8 घंटे की नींद आप लेते हैं, साउंड स्लीप, वो बहुत है। अगर कोई बच्चा 11 बजे सोता है, वो बड़ा फ्रेश माइंड 5 बजे सो के उठ सकता है। उस घड़ी में जो प्रभात की घड़ी है, सुबह की घड़ी है, रिफ्रेश माइंड होता है, एनर्जी होती है। उसका अध्ययन जब हम करते हैं किसी भी विषय पे, वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म रहता है। तो एक खान पान का विषय आता है कि बच्चे को इस दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ताकि उसके शरीर में मतलब नींद ज़्यादा ना आए। तो हैवी खाना, तला, जंक फूड जो जैसे आपने बताया, तो खान पान का को लेकर के विद्यार्थियों को एक बार एक मैसेज क्लियर करें कि किस तरीके। जंक फूड के लिए तो मैं बिल्कुल विनम्रता से आग्रह करूंगा कि किसी भी बच्चे को जंक फूड ना ले। फिर भी मन थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा सा खाने का मन करता है, तो मैं माता पिता को निवेदन करता हूं कि मानो कि कोई टिक्की खाने का या बर्गर खाने का मन है, तो कभी 15 दिन में या महीने में एक दिन आप घर में तैयार कीजिए, बच्चे को खिला दीजिए। उसका एक रीज़न ये है कि उसको ठीक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा ऑयल उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाहर मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है उसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा संदेह होता है, और रेगुलर जब हम जंक फूड लेते हैं तो फैटी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें मतलब हमारी विचार शक्ति भी वैसी होगी। इसकी एवज में आप ताज़ा सब्जियां, अब इस मौसम में गाजर जो है वो आपको फाइबर्स भी देती है, जूसी भी है, और अमरूद आप खा सकते हैं, अंगूर आप खा सकते हैं, सिट्रिक लीजिए आप, जो किन्नू है अवेलेबल या ऑरेंज है, सिट्रिक आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी डायरेक्ट सनलाइट से आप लेंगे, आप कैल्शियम भी और विटामिन डी भी जो आप दूध लेंगे। घर में आप लस्सी पीजिए, आप जूस पीजिए, आप फल खाइए, आप नट्स खाइए, और हरी सब्जियां कोशिश करके ज़्यादा खाएं। और मोटा अनाज जो होता है जैसे बाजरा है या मिक्स रोटियां बना के अगर खाएंगे, वो फाइबर्स आपकी बॉडी में मिलेंगे, तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपका पेट साफ भी अच्छे से होगा, और एक अलग सी ताकत और अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। अगर कोई बच्चा 1 महीना ये कंपेरेटिवली मतलब कि हेल्दी डाइट और जंक फूड को तुलनात्मक तौर से आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे, रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो सर खेल जैसे परीक्षा नजदीक आ जाती हैं, तो जो बच्चे खेल के क्षेत्र में हैं उनको खेल को कितना समय देना चाहिए या बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए, इस विषय को एक बार। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज आप करेंगे तो ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे, शरीर में एक ताजगी होगी, उमंग होगी, और अटेम्प्टेशन एग्जाम में ज़्यादा बेहतर करेंगे। आपकी रुचि खेल में है, आप निरंतर खेलते रहें, लेकिन थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की बात है। जहां 4 घंटे खेल को दे रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप 1 घंटा या 2 घंटा दें, लेकिन निरंतर आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अपने स्पोर्ट्स से मुंह नहीं मोड़ना है बिल्कुल भी। तो सर एक विषय आता है कि जैसे मोबाइल का प्रयोग बच्चों में बढ़ता गया है अभी, और इस प्रयोग के कारण बच्चों की यादाश्त कम हो चुकी है उसकी। तो यादाश्त को बढ़ाने के लिए परीक्षा के दौरान क्या है कि यादाश्त बहुत जरूरी है बच्चे की,
तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके को बच्चे अपना सकते हैं कि याददाश्त बड़े, उनकी प्रश्न जो वो याद करते हो अच्छी तरह लंबे समय तक याद रहे? टीचर्स के पास बहुत अच्छी स्किल है। अनुभव ये बताता है कि कोई भी चैप्टर हम उसको स्टोरी टेलिंग की जो एक टेक्निक होती है ना, कि कहानी के माध्यम से कोई उदाहरण कॉरलेट करके, मतलब इवन की जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के फार्मूले हैं, मैथमेटिक्स को याद करने का है, जो टीचर्स एक टेक्निक सिखाते हैं कि वो अगर सरलता से हम सीख लें, उन टिप्स को ग्रहण कर लें, तो मेमोराइज करना आसान होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। हम चीज़ों को कॉरलेट करते हैं, हम घर के नंबर से, टेलीफोन नंबर से, बाइक के नंबर से। और जहाँ तक बात मोबाइल की है, ये इसमें कोई दोराहे नहीं है कि अगर 2 घंटे निरंतर, एक दिन में 2 घंटे यूजलेस, यानी कि हमें कोई काम नहीं है, हम उस पर सिर्फ स्क्रीन पे कुछ फिल्म देख रहे हैं या अननेसेसरली बस ऐसे ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो 2 से ढाई 3 घंटे की जो अवधि है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एडिक्ट बना रही है। और ये एडिक्शन का आप साइंस छोटे बच्चों में ज़्यादा देखेंगे, जो बच्चे निरंतर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे हैं और पिछले 4-5 महीने से वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनमें घबराहट के साथ साथ गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। माता पिता से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन बहुत आवश्यकता अनुसार अपनी देख रेख में ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को, बच्चों को ये निवेदन करूंगा कि माता पिता आपके हितकारी हैं, आपके भले के लिए सोचते हैं, आप उनकी बातों को दिल से ग्रहण करें, उनकी अनुपालना करें। आने वाले समय में जब आपकी ज़रूरत वो समझेंगे, यानी कि जब वास्तविक रूप में आपको ऐसी ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ भी उपलब्ध होगी। आपको कॉपरेट करें और कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, कम से कम इंटरनेट का करें। जब आवश्यक है तो माता पिता के संरक्षण में आप उसको टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो सर, एक विषय आता है कि पढ़ाई के बाद, मतलब याद करने के बाद बच्चे को लिखना चाहिए, तो लिखना का किस तरह पूरा क्वेश्चन लिखे या बिंदु अनुसार लिखे, क्या वो पद्धति क्या रहती है लिखने की, जिससे वो आसानी से उसको याद किया होगा, आसानी से लिख करके और लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है? बहुत सही बात पूछी है नरेंद्र जी आपने। जो एक तो राइटिंग स्किल डेवलप होती है, लिखते जब बार बार हम लिखते हैं तो हम अपने शब्दों में सुधार करते हैं, लेखनी में सुधार होता है। जब हम किसी भी विषय को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते हैं, मेमोराइज करते हैं, पढ़ के बोलने की आपने देखा है बहुत से बच्चों में, लोगों में आदत होती है, बहुत से लोगों में लिखने की आदत होती है। हम जब नोट शीट अपने तरीके से तैयार करते हैं, अंडरलाइन करते हैं पेंसिल से, मैं यहाँ भी एक एडवाइस करता हूँ कि आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, आप हाइलाइटर को कम यूज कीजिए, क्योंकि वो पेंसिल इरेजर से साफ भी हो सकती है। आगे आने वाले बच्चों को अपने तरीके से वो किताब इस्तेमाल करके उनको पुण्य से वो एक नई की तरह से महसूस होगा, मतलब मदद करेगी। उस बुक को जो आगे भी दूसरे बच्चे भी हाँ, दूसरे भी यूज कर सकते हैं। और किताब तो ना लाजवाब, इसको मैं धरोहर कहूंगा कि हमें इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें इसको रद्दी में नहीं देना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को वो किताब आगे मिले, और जब पेंसिल से हम उसको अंडरलाइन करेंगे तो उससे जब बड़ा नोट्स बनेंगे, फिर उस नोट्स को हम पढ़ेंगे, दोहराएंगे, उसमें से फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। और एट द लास्ट मोमेंट जब एग्जाम में कम समय मिलता है और हम मेमोराइज करने के लिए उसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब उसको हम दोहराते हैं तो हमें वो सारी की सारे जो चैप्टर पढ़ा है वो मेमोराइज हो जाता है। और इस तरह से हमें बार बार दोहराने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा चला जाता है। एग्जामिनेशन टाइम में वो सारी चीज़ें जो हमने दोहराई हैं, पढ़ी हैं, अच्छे से सीखी हैं, वो सारी याद आ जाती है। नोट्स बनाए, उसके नोट्स बनाए, बिंदु अनुसार उसके नोट्स। जी हाँ, जी हाँ। तो सर, एक समस्या यहाँ आती है कि जो अभिभावक हैं उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ती हैं बच्चों से कि मेरा बेटा 90% लेके आए, 95% लेके आए, 99% पर भी अभिभावक संतुष्ट नहीं होते हैं और बच्चों पर प्रेशर रहता है। तो अभिभावकों को इस परीक्षा के दौरान बच्चों को मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए? सभी अभिभावकों को, सभी माता पिता को मैं नमन करता हूं और आपकी परवरिश को सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूं और मेरी सहयोगी, मेरी धर्मपत्नी, हम लोग हमेशा एक चर्चा करते हैं। और अब बच्चे क्योंकि समझदार हैं, वो इस बातों को समझते भी हैं। आपके यहाँ छोटे बच्चे भी होंगे, किशोर बच्चे भी होंगे, यंग बच्चे भी होंगे। देखो, आपको बचपन से, बाल्यावस्था से बच्चों की जो परवरिश के दौरान हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चों की रुचियां किस क्षेत्र में हैं, वो किस तरह का मतलब व्यवहार करते हैं, किस तरफ उनको आकर्षण पैदा होता है कि किस काम को करना चाहते हैं, उन रुचियों को बढ़ाएं, आप उनको सहयोग करें और उन रुचि अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन करें कि उनके विशेष विषय क्या हैं उनकी पसंद के,
90% नंबर या 100% नंबर ये एक सर्टिफिकेट है, पहचान है कि 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में 100% नंबर आए। लेकिन अगर उसमें ह्यूमन स्किल्स नहीं होंगी, उनका सामाजिक कौशल विकास नहीं होगा, उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा और उनको जो कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलप नहीं होगी, तो वो एक लिमिटेड क्षेत्र में तो हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन बीइंग ए सोशल ह्यूमन बीइंग उनको हर क्षेत्र में कामयाबी के लिए उनमें आत्मविश्वास लबालब भरा होना चाहिए। और वो तब होगा जब आप पूर्ण सहयोग करेंगे, आप उनको कॉपरेट करें, उनकी पीठ थपथपाएं। आज भले ही वो 60% नंबर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप प्रोत्साहित करते रहेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, उनका सही मार्गदर्शन करेंगे, वही बच्चे अपने संबंधित क्षेत्र में कामयाब होंगे, अव्वल दर्जा लेंगे। आप भरोसा करके देखिए, पहले खुद पे, फिर अपने बच्चों पे। और एक सहयोगी की भूमिका, एक फिलोसोफर की भूमिका, एक दोस्त की भूमिका, एक काउंसलर की भूमिका आप अच्छे से निभाएं, रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। हमारे आज के बच्चे कल के किशोर युवा हैं और ये राष्ट्र का बेहतर निर्माण करेंगे। तो सर, एक आपने काफ़ी गंभीर विषय चुना कि आत्मविश्वास बच्चों के अंदर जगाएं और उसको सामाजिक ज्ञान दे। लेकिन आज का दौर जो है बच्चों और अभिभावकों का, अभिभावक बच्चों से इतना अधिक प्रेम करने लगे हैं कि वो समाज का ज्ञान उसको समाज में खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उसको मतलब अपने से चिपकाए रहते हैं, उस पर विश्वास नहीं होता कि मेरा बच्चा ये कर पाएगा समाज में जा करके। मतलब बह रहता है कहीं ना कहीं समाज के प्रति, बच्चे के प्रति, उसको अभिभावकों को। तो इसको कैसे वो दूर करें सामाजिक तौर पर, उसको घूमने फिरने के लिए, उसको समाज का ज्ञान देने के लिए किस तरीके से वो अपना सकते हैं? नरेंद्र जी, कहा गया है ना कि गिरते हैं घुड़सवार ही जंग मैदान में। जो लोग घुड़सवारी ही नहीं सीखेंगे वो जंग में कैसे जाएंगे? जंग में नहीं जाएंगे तो वो भले ही वो हार रहे हैं, लेकिन विजेता बनने का अवसर उन्हीं के पास है। माता पिता पूर्ण विश्वास करें। आत्मविश्वास के लिए सबसे पहला नियम यही है। सोशलाइजेशन के लिए जो सामाजिकरण की बात की है, उसका नियम यही है कि हमारे घर में जो हमारे यार दोस्त आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, हम बच्चों को एक प्रॉपर एक्सपोजर दें उनको अटेंड करने के लिए। जैसे वेलकम करते हैं तो बच्चों को मौका दें, और बच्चे आपके व्यवहार से सीख रहे हैं। हम गाइड ना करें उनको ज़्यादा कि आपको जाना है, नमस्ते करना है, फिर कोई पोइम सुनानी है। छोटे बच्चों के मामले में हम देखे जाते हैं, आप बार बार कुछ पूछे तो वो उनके सवाल जवाब आप करें तो उसके जवाब दो। वो विनम्रता से उनको अटेंड करें, उनका आदर सम्मान करें, इंट्रोडक्शन दें। जब भी कोई मेहमान, कोई आगंतुक हमसे पूछता है तो हम खोल के पूरी तरह से बात करें। अगर बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा तो वो अपनी अक्षमता अनुसार अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम ब्याह शादियों में या कहीं सोशल फंक्शन में जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाएं, अपने यार दोस्तों को मिलवाएं और उनको मौका दें कि वो खुद जाएं और जरा उस पंडाल में घूमें, अपने दोस्तों से मिले। अगर हम एक दूसरे से मेल मुलाकात करेंगे और ये कर्म जारी रहेगा तो बच्चों का सोशलाइजेशन जो है, सामाजिकरण होगा। और इसी सामाजिकरण में जब हम उनसे एक बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं कि सामने वाला कैसे खड़ा है, उसकी बात किस तरह की है, वो हर बच्चे के दिमाग में कुछ इंप्रेशंस होते हैं, उसी से उसके आत्मविश्वास निर्मित होता है। लेकिन आत्मविश्वास की ये पहली शर्त है कि उसको परिवार में पूरा समर्थन मिले। डरने की जरूरत नहीं है, प्यार और स्नेह बहुत जरूरी है, इंटीमेट रिलेशन होने चाहिए। हम अगर कमजोर हैं, हम अगर स्वार्थी हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, हम डरेंगे। अगर हम निष्पक्ष भाव से अपने माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हैं, उनके देख रेख में आज भी, मतलब हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, हम माता पिता के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं और हमारा छोटा बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। व्यवहारिक तौर पे हमारा क्या चरित्र है, हमारा क्या व्यवहार है, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे को अपने आप सीख मिल रही है। आत्मविश्वास की एक सीधी सी फिलॉसफी ये है कि हम बच्चे के छोटे से साहस के लिए, अच्छे काम के लिए उसकी पीठ थपथपाएं, उसको मोटिवेट करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आई होप बेटा कि आप हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करोगे। उससे एक एनर्जी मिलती है और बच्चा अगला अच्छा काम करने के लिए तत्पर तैयार होता है। सर, एक और सवाल मेरा यहाँ है कि परीक्षा के दौरान यदि बच्चा तनाव में चला जाता है तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको तनाव से बाहर लेकर के आए परीक्षा में? मैं कहता हूं कि सुबह उठें, प्यार से उसके बालों में हाथ मारें, उठाएं, सहलाएं, उसको किस करें और बड़े अच्छे अच्छे शब्द कहें कि मेरा अच्छा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया, बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो उठ जाओ, अब तो एग्ज़ाम का टाइम भी है। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो दिन भर अलग अलग परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं, लेकिन आप उठो, थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं, चलो इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा एक चाय की प्याली पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तरह तरह की बातें। यानी कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि भैया हमारे पेरेंट्स एग्जाम टाइम में भी उसी तरह से बात करते हैं जैसे पहले से।
तो उनको एक फर्क ये महसूस होगा कि भाई हमारे लिए वो नॉर्मल डेज और ये डेज में कोई फर्क नहीं है। और हम बात बात में बच्चों को मैसेज दें कि बेटा आपको ईमानदार रहना है खुद के प्रति। आपके नंबर आओ 50%, आपके नंबर आओ 100%, लेकिन वो ज्ञान अर्जित आपने किया हो वही प्रदर्शन करना है, वही नतीजे चाहिए। हमें चोरी के नंबर नहीं चाहिए, नकल के नंबर नहीं चाहिए। जब बच्चे में ये विश्वास जागने लगेगा, वो मेहनत करने लगेगा, वो नकल से दूर होने लगेगा, निसंदेह वो नंबरों में भी अव्वल आएगा और उसकी बेसिक नॉलेज है दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होगी। तो मतलब एक दोस्ताना व्यवहार करें परिवार बच्चों के साथ, तो दोस्ताना व्यवहार। जी जी जी। तो सर कोई और संदेश, आप घूमते हैं समाज में, बच्चों के साथ आपकी अट्रैक्शन रहती है, स्कूलों का है, तो कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को? नरेंद्र जी देखो, मैं इस मामले में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जो सेवा का अवसर दिया है, राज्य नोडल अधिकारी में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं जो स्कूल में, आज भी हम जींद जिले के एक स्कूल में थे, एक दिन पहले हम रोहतक जिले में थे, ये क्रम चल रहा है। और मेरा ये अनुभव है कि आज तक बीइंग ए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, बीइंग ए डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, बीइंग ए सीनियर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जो भी मौके रहे हैं, ये मतलब पदनाम बदलते रहे हैं, लेकिन अब तक मैंने कम से कम 5 लाख बच्चों के साथ, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, टीचर्स और आप जर्नलिस्ट लोग, जो जितने भी जिलों में हमारे दोस्त हैं जो पत्रकारिता में हैं, हम ओपन इंटरेक्शन करते हैं। और मैं ये अनुभव करता हूँ बच्चों से, जो सीखा है मैंने, कि चारों तरफ ना वातावरण में बहुत नकारात्मकता फैली हुई है, बच्चों का शोषण हो रहा है। बच्चों को एग्जैक्टली छोटी उम्र में ये मालूम नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है, लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे जागते हैं, बच्चे अपना सवाल भी लिख के देते हैं, बच्चे कहीं पूछने का साहस भी करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल काउंसलिंग जब हमारे काउंसलर्स पहुंचते हैं तो हॉरेबल स्टोरीज भी बच्चों की हम मतलब जानते हैं। लेकिन अगर बच्चे को सही समय पे मार्गदर्शन किया जाए, सकारात्मक नजरिए से और धैर्य से माता पिता उसको सुने, तो इन विषमताओं से बचा जा सकता है, कमी आ सकती है। मेरा यही आग्रह है माता पिता को कि आप अपना पॉजिटिव सपोर्ट 24 घंटे बच्चों के साथ दें, बच्चे को तनाव में ना धकेलें। अगर हम नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम कटाक्ष करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो नकारात्मकता बढ़ती है। हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, हम प्रेरणादायी बातें करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, सच्ची झूठी नहीं, पीठ थपथपाते हैं, उसको हौसला बढ़ाते हैं, तो निसंदेह उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होगा और उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव जीवन आप प्रदान करें, उसमें वो सीख डेवलप करें। परीक्षाएं तो दिन भर चलती हैं दोस्तों, हर रोज कोई ना कोई परीक्षा देनी पड़ती है। असली जिंदगी की परीक्षा में वही सफल होगा जो जिंदा रहेगा, जिसका वजूद जिंदा रहेगा। और हमें जिंदगी जीनी नहीं है, हमें जीवंत रहना है, रस भरी जिंदगी जीनी है। मैं इस परीक्षा के आने वाले समय में, आज आने वाले कल, आपका दोस्त हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से आपके सेवा के लिए तत्पर हैं 365 दिन। और मिस्टर नरेंद्र कुंडू जी जो ये बड़ा साहसी प्रयास कर रहे हैं, आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें पहुंचा रहे हैं, ये साक्षात्कार पहुंचा रहे हैं, इनके साथ साथ मैं राज्य भर के मीडिया फ्रेंड्स को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी हर परियोजना में जितना हम उम्मीद करते हैं उससे कई कई गुना उन्होंने सपोर्ट किया है, आज भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे कहीं बढ़ चढ़कर कल भी करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर कोई जिस बच्चे के साथ कोई शोषण हो रहा है तो कोई नंबर आपकी तरफ से जारी हो जाए कि कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो नंबर कोई ऐसा दे दें। नरेंद्र जी, जैसा आपकी जानकारी में है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, और सरलता से इसको दोहराएं कि उल्टी गिनती 1098 जी, ये नंबर घर पे बैठा हुआ किसी भी मोबाइल, किसी भी लैंडलाइन नंबर से बच्चा या बच्चे की मदद के लिए कोई भी अडल्ट यूज करता है, बच्चे की मदद यानी कि 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे किसी भी विषमता में है, किसी तरह की उनको बहुत जरूरी किसी भी मदद की जरूरत है, ये एक रेफरल सर्विसेज है चाइल्ड हेल्पलाइन। और एक्स ऑफिसियो डायरेक्टर की सेवा भी मुझे मिली है जींद में रहते हुए। इसके हमारे जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं संतोष जी, और पूरा जो अमला है, चाइल्ड लाइन के 9 लोग हैं, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के लोग हैं, हर कोई तत्पर है बच्चों की मदद करने के लिए। अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की विषमता अनुभव करता है, उसको मदद चाहिए, तो 1098 नंबर डायल करके अपनी समस्या के निदान के बारे में बात कर सकता है, वो चाहे मनोवैज्ञानिक परामर्श की बातें या अन्य आवश्यकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।